देखिए प्लुत संज्ञा च न सिद्ध्यति ऐतिकायन औपगव, यहाँ पे आप वही प्लुत करेंगे गुरोरन ऋतो वाला, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उ कालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञो भवति इति प्लुत संज्ञा न प्राप्नोति। प्लुत संज्ञा भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि प्लुत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये तो है उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो उ काल वाला अच होना चाहिए, अच है ना वहां बीच में, उ कालो ह्रस्व, अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञो भवति। पहले अच संज्ञा हो तब जा करके ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। उ काल वाला माने एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक क्रमशः जो अच है उ इस प्रकार के काल वाला जो अच है उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अब जब इसकी अच संज्ञा ही नहीं है, अच संज्ञा कैसे नहीं है वो हमने पहले देख लिया, क्योंकि आप तपर कर रहे हैं तो द्विमात्रिक की ही केवल अच संज्ञा होगी, त्रिमात्रिक की तो अच संज्ञा होगी नहीं। अब जब त्रिमात्रिक अच संज्ञक ही नहीं है तो उस त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा होना भी संभव नहीं है। ठीक, तो ये भी एक समस्या रखी जिज्ञासु ने कि प्लुत संज्ञा च न सिद्ध्यति। इसलिए प्रदीपकार ने पिछले वाले उसमें लिखा था, देखिए एक ही पंक्ति थी, प्लुत संज्ञाम अभ्युपगम्य अच कार्याणि न सिद्ध्यन्ति इति उच्यते। प्लुत संज्ञा को तो स्वीकार करके मान करके कि प्लुत संज्ञा तो है, तब ये दोष दिखा रहे हैं कि अच कार्य नहीं सिद्ध होगा। नहीं तो बात तो वहीं पे अटक जाएगी कि इनकी तो प्लुत आदि संज्ञा ही नहीं होगी, है ना। प्लुत संज्ञा ही नहीं होगी तो फिर अच कार्य कहाँ से होगा। प्लुत संज्ञा को स्वीकार करके फिर अच कार्य नहीं सिद्ध होते, ये दिखाया जा रहा है। और आगे दिखाया है कि प्लुत संज्ञा ही नहीं प्राप्त हो रही क्योंकि अच संज्ञा है नहीं। प्रदीपकार को देखिए, प्लुत एव न प्राप्नोति इति दर्शयितुम माह। अब ये दिखा रहा है जिज्ञासु कि प्लुत ही नहीं प्राप्त होगा। जो ऐतिकायन औपगव में, तो यही दोष पीछे भी दिखा सकते थे ना, गोत्रात न उत्रात, यहाँ प्लुत ही कैसे कर रहे हो, प्लुत ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब तक अच तो नहीं होगा तब तक प्लुत ही नहीं होगा, और फिर अच तो होने के बाद प्लुत हो और उस प्लुत को मान करके फिर अन्य कोई अच कार्य विधान किए जा रहे हों, वहां आप दोष दिखा रहे हैं। तो इसलिए वहां तो बस इतना था कि प्लुत संज्ञा को अनदेखा करके, उसको स्वीकार करके कि हाँ प्लुत संज्ञा तो है, तब जो है उसके आश्रित अच कार्यों में दोष दिखाया जा रहा था। और अभी तो बता रहे हैं कि जो प्लुत संज्ञा है वो भी नहीं हो पाएगी। प्रदीप प्लुत एव न प्राप्नोति इति दर्शयितुमाह प्लुत संज्ञा चेति त्रिमात्रस्य च प्लुत संज्ञा विधीयते तपरत्वे च त्रिमात्रस्य अग्रहणाद् अच्त्वाभावः। स्पष्ट है, त्रिमात्रिक किसकी प्लुत संज्ञा विधान की जाती है? अच की। त्रिमात्रिक कौन होना चाहिए? अच होना चाहिए। और यहाँ त्रिमात्रिक को हम अच कह पाएंगे क्या तपर कर देने के बाद? कह ही नहीं पाएंगे। तो त्रिमात्रिक तो है वो, लेकिन अच नहीं है, तो इसलिए उसकी प्लुत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी ही नहीं? उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस ये सूत्र जो प्लुत संज्ञा का विधान करता है वो यहाँ प्लुत संज्ञा ही नहीं कर पाएगा। हेतु आगे दिया है वही, तपरत्वे च त्रिमात्रस्य अग्रहणात्। तपरत्व कर देने पर त्रिमात्रिक का अच में ग्रहण ही न होने से अच्त्वाभावः, इसलिए अच का अभाव ही रहेगा। तत्रैचां प्लुतो विधीयमान इकारोकाराभ्याम गृहीत इकार उकारश्च स्यात्। और कह रहे हैं कि ऐच को विधीयमान जो प्लुत है वहां पर इकार उकार के द्वारा गृहीत जो इकार और उकार होने लग जाएंगे। सूत्र निकालिए जो ऐच को प्लुत विधान करता है। ऐचो प्रगृह्यस्या दूराद्धूते पूर्वस्य अर्धस्यादुत्तरस्य दुतौ। अंतिम में है ना 8-2 में आपके 106 107 नंबर सूत्र। तो प्लुता वैच ईदुतौ, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐच को जब प्लुत करना होता है ना, ऐच को जब प्लुत करना होता है तो उसके अवयवभूत जो इकार उकार हैं वो प्लुत हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे ऐतिकायन औपगव, ये जो हमारे प्रयोग दिखाए हैं दोनों के दोनों, ये प्लुता वैच ईदुतौ का ही विषय बनते हैं। ऐतिकायन औपमन्यवः, यहाँ पर
ऐच को जहाँ पर प्लुत किया जाए तो वहां पर ऐच के जो अवयवभूत इकार और उकार हैं उनको प्लुत समझा जाता है। लिखने में ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे भाष्यकार ने लिखे हुए ऐतिकायन औपगव, लेकिन इकार उकार को प्लुत समझा जाता है। अब कोई कहे कि आप कह रहे हो कि इकार प्लुत हो, इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है ना कि उसके अवयवभूत इकार उकार प्लुत हो जाएंगे, माने इकार उकार त्रिमात्रिक जो है वो प्लुत हो जाएंगे, ऐसे ही तो कहा जा रहा है। अब कोई कहे कि तत्र ऐचाम प्लुतो विधीयमानः, ऐच को प्लुत विधान किया जाता हुआ इकार उकाराभ्याम गृहीतः इकार उकारश्च स्यात्, तो कह रहे हैं कि इकार उकार के द्वारा वो प्लुत गृहीत होता हुआ दीर्घ इकार दीर्घ उकार इतना ही हो पाएगा, क्योंकि त्रिमात्रिक इकार की तो प्लुत संज्ञा हो ही नहीं पाएगी। वैसे ये भी लिखना कुछ आवश्यक नहीं है, बस सीधी सीधी बात है। ऐतिकायन औपगव में हमारे पास ऐ द्विमात्रिक था, औ द्विमात्रिक था, अब इसको प्लुत विधान करने जा रहे हैं तो त्रिमात्रिक इकार की प्लुत संज्ञा है ही नहीं, तो ये जो प्लुतावैच इदुतौ विधान है वो विधान यहाँ पे एक तरह से प्रवृत्त ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रवृत्त ही नहीं हो पाएगा, ये बात आ जानी चाहिए यहाँ पर। ये इसमें थोड़ा और विचार किया हुआ है, कोई इसको हम बाद में देख सकते हैं प्लुतावैच इदुतौ पर। आगे बढ़िए। अब जिज्ञासु ने ये दोष दिखा दिए 3 कि यदि तपर पक्ष रखते हैं तो तकार पढ़ना चाहिए, प्लुत्यादियों में अजकार्य नहीं हो पाएंगे और प्लुत संज्ञा भी नहीं हो पाएगी। तो समाधाता ने कहा संतुतर्षि अतपराणि की, ठीक है, फिर जैसे आपको इस पक्ष में दोष दिख रहा है तो अतपर ही रहने दो। भाष्यकार मतलब माने कि सूत्रकार ने जो पक्ष रखा ही हुआ है यथान्यास वही रहने दीजिए, आपने तपर की बात ही क्यों चलाई। जिज्ञासु ने ही तो अपनी ओर से विचार प्रस्तुत किया है ना कि तपर करें या अतपर करें, तो समाधाता कह सकता है कि आपने तपर वाला पक्ष रखा ही क्यों, जब आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो आप अतपर वाला ही पक्ष रख लीजिए। संतुतर ही अतपराणि, ये जो 4 वर्ण उपदिष्ट हैं यहाँ पे इनको अतपर ही रहने दीजिए। जिज्ञासु कहते हैं मुझे अतपर में भी समस्या दिखाई पड़ रही है। अतपर एच इघ्रस्वादेशे, यदि अतपराणि एच इघ्रस्वादेशे इति वक्तव्यम, अगर हम इनको अतपर रखते हैं ना तो फिर एच इघ्रस्वादेशे ये कहना चाहिए। समाधाता किम प्रयोजनम, तो जिज्ञासु एंगो ह्रस्वादेश शासनेषु अर्ध एकारः अर्ध ओकारो वा मा बोधिति, अगर अतपर रख रहे हैं तो एचै ह्रस्वादेशे इति वक्तव्यम, हमें ये सूत्र बनाना पड़ता है, बनाया तो हुआ ही है, एचै ह्रस्वादेशे सूत्रकार ने रखा ही हुआ है ना सूत्र, लेकिन जिज्ञासु ये दोष दिखा रहा है कि ये हमें ज्यादा बोलना पड़ता है। किस पक्ष में, जब हम अतपर रखते हैं तब। अतपर ए ओंग ऐ औच इन सूत्रों में 4 वर्णों को रखें तो फिर एच ह्रस्वादेशे ये बोलना पड़ता है। समाधाता किम प्रयोजनम, क्यों बोलना पड़ता है, तो जिज्ञासु कह रहा है एचो ह्रस्वादेश शासनेषु अर्ध एकारः अर्ध ओकारो वा मा भूदिति। ये कहीं कहीं जो है पाठ एचो के स्थान पे एंगो मिलता है, क्योंकि आगे बात ए और ओ के लिए ही कही जा रही है ना कि एंग को जहां जहां हम ह्रस्वादेश करेंगे विधान तो वहां पे कहीं अर्ध एकार अर्ध ओकार ना होने लग जाए। मतलब बात वही है जैसे पीछे कह रहे थे ना कि एकार ओकार एक एक मात्रा वाले ना होने लग जाएं। पीछे भी आहनिक में कहीं ये बात आई थी और फिर वहां कहा था कि एक मात्रिक ये होते ही नहीं है, उसी तरह की बात है। या शायद आकार के बारे में आई थी, दीर्घ प्लुत के बारे में आई थी 90 पृष्ठ पर कि दीर्घ प्लुत संवृत ना होने लग जाएं, इस तरह की बात थी। वहां पर मात्रा की बात नहीं थी, वहां पर प्रयत्न गुण की बात थी कि दीर्घ जो विधान करोगे वो संवृत, दीर्घ और प्लुत संवृत ना होने लग जाएं, दीर्घाकार प्लुताकार, है ना। फिर वहां पे कहा था नैव लोकेन च वेदे दीर्घ प्लुतौ संवृतौ स्तः, लगभग उसी प्रकार की बात यहाँ पे मात्रा की बात है कि द्विमात्रिक एकार ओकार हैं, उनको आप ह्रस्व विधान कर रहे हैं, है ना,
तो ह्रस्व विधान कर रहे हैं तो ह्रस्व माने एक मात्रिक होता है, तो एक मात्रिक एकार ओकार ना होने लग जाए। ठीक, एक मात्रिक एकार ओकार ना होने लग जाए, उसी को अर्धः एकारः अर्धः ओकारः ऐसा जिज्ञासु ने कहा है कि एंगो ह्रस्वादेश शासनेषु अर्धः एकारः अर्धः ओकारो वा मा भूत्, ऐसा होने लग जाएगा स्थानांतरतमः के कारण से, इसलिए आपको ह्रस्वादेश कहना पड़ता है। ठीक है, फिर से देखिए अब कौन सा पक्ष लिया है समाधाता ने प्रस्तुत किया कि आप अतपर पक्ष रख लीजिए, आपको तपर में दोष दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिज्ञासु ने कहा कि अतपर में भी मुझे ये समस्या दिख रही है कि अतपर करेंगे तो ए ओंग ऐ औच सूत्र बने हैं, तो अब ये अपने सारे सवर्णियों को ग्रहण कराएंगे। अनुदिस सवर्णस्य चा प्रत्ययः, तो द्विमात्रिक तो स्वयं पढ़े हुए हैं, प्लुत आदियों का भी ग्रहण कराएंगे और एक मात्रिकों का भी वो अस्तित्व मान रहा है जिज्ञासु, है ना। अर्ध एकार अर्ध ओकार का भी इसका मतलब अस्तित्व मान रहा है, जब दिखा रहा है कि स्थानांतरतमः से प्राप्त होने लग जाएंगे तो उनका भी सवर्णों के रूप में, वो भी तो सवर्ण है। ठीक है, और तपर किया नहीं जो तपरस्तत् काल से लगे। ठीक है, तो जब हम तपर नहीं करते हैं तो जैसे प्लुत एकार प्लुत ओकार का सवर्णों के रूप में ग्रहण हो जाएगा, वैसे ही जो अर्ध एकार अर्ध ओकार है माने कि एक मात्रिक एकार ओकार है, उनका भी सवर्णियों के रूप में ग्रहण हो जाएगा। और जब सवर्णियों के रूप में ग्रहण हो जाएगा तो फिर जहां भी आपको जिन उदाहरणों में एच को ह्रस्व करना होगा, जैसे कहाँ करना होता है, चित्रगो को चित्रगु करते हो ना, अभी तो चित्रगो को ह्रस्व करके चित्रगु बना देते हो, ओकार को ह्रस्व करते हो, तो ओकार को जहाँ ह्रस्व करना होगा वहां पे चित्रगो ऐसा ही बनने लगेगा, एक मात्रिक ओकार ही आदेश होने लगेगा। ठीक है, इस तरह का जो है वो दिखा रहा है जिज्ञासु, क्योंकि एक मात्रिक एकार ओकार को वो मान रहा है अभी कि एक मात्रिक एकार ओकार होते हैं तो वो होने लगेंगे। और चित्र गो ऐसा तो चाहिए नहीं, प्रयोग में एक मात्रिक ओकार तो नहीं चाहिए ना, तो उसको हटा के उसकी निवृत्ति करने के लिए आपको सूत्र बनाना पड़ेगा एच ह्रस्वादेशे, कि जब एच को ह्रस्व करते हैं तो एक ही ह्रस्व होते हैं, ऐसा जब कह दोगे तो फिर एक मात्रिक नहीं होगा। इस विधान सामर्थ्य से एच ह्रस्वादेशे, इसके सामर्थ्य से फिर ओकार के स्थान पर सदृशतम उकार हो जाया करेगा। ठीक है, ये दिखाना चाहता है जिज्ञासु। और मतलब ये दोष तपर पक्ष में नहीं आएगा एक तरह से, क्योंकि तपर पक्ष में तो द्विमात्रिक का ही ग्रहण है, एक मात्रिक या त्रिमात्रिक आदि का ग्रहण ही नहीं है अच में। ठीक है, तो जब उनको ह्रस्व करेंगे तो फिर ये तो ह्रस्व होंगे नहीं, तो ये ह्रस्व नहीं होंगे तो अपने आप से जो है वो जो ह्रस्व वर्ण है हमारे पास अ ई उ, उनमें से जो सदृशतम ठहरता होगा वो हुआ करेगा। ठीक, देखिए यही बात करेंगे अभी। प्रदीप कार को भी देख लीजिए यहाँ पे, असति ही तपरत्वे एकार ओकाराभ्याम मात्रिकयोर अर्ध एकार अर्ध ओकारयोर ग्रहणात्। ठीक है, जब हम तपर नहीं करेंगे तो एकार ओकार जो सूत्र में पढ़े हुए हैं प्रत्याहार सूत्र में, उनके द्वारा मात्रिक जो अर्ध एकार अर्ध ओकार है उनका भी ग्रहण होने से मात्रिकयोर अर्ध एकार अर्ध ओकारयोर ग्रहणात्, एक एक मात्रा वाले जो अर्ध एकार अर्ध ओकार है उनका भी ग्रहण हो जाने से, अच्त्वाद उनकी भी फिर अच संज्ञा होने से, ह्रस्वत्वाद विधानम स्याद, चूंकि अब वो ह्रस्व संज्ञक हैं, तो जब आप जैसे चित्रगो प्रयोग में ही ले लो, उस चित्रगो वाले ओकार द्विमात्रिक को ह्रस्व करने जाओ और आपको विकल्पों के रूप में अ ई उ री री ये एक मात्रिक तो मिले ही, साथ में ए एक मात्रिक ओ एक मात्रिक मिलने लग जाए, तो फिर स्थानांतरतम से कौन होगा, फिर अ ई उ में से थोड़े ढूंढेंगे हम, फिर तो जो है वो ओकार द्विमात्रिक से मिलता जुलता अर्ध ओकार एक मात्रिक ओकार ही है, उसी को करेंगे सबसे पहले, है ना, वही होने लग जाएगा। तो और वो चाहिए नहीं, इति सूत्रम कर्तव्यम, इसलिए सूत्र बनाना चाहिए कौन सा, एच ह्रस्वादेश, जिससे कि उस ओकार को रोका जा सके और इक में से जो इष्ट है आदेश हमारे पास वो हो सके।
तपरत्वे तु तयोरग्रहणात् प्राप्त्य भावः। तपरत्वे तु तयोरग्रहणात्, तपरत्व हो जाने पर तो तयोरग्रहणात् प्राप्त्य भावः, उन दोनों का अग्रहण होने से, उन दोनों का किनका, अर्धमात्रिक ए ओ का, ठीक है। तपरत्व होने पर तो अर्धमात्रिक एकार ओकार का अच में ग्रहण ना होने से या इन वर्णों के द्वारा ग्रहण ना होने से प्राप्त्य भाव, प्राप्ति का भाव रहेगा। अच के रूप में उनका ग्रहण नहीं हो पाएगा ना, और अच रूप में ग्रहण नहीं है तपर करने पर एक मात्रिक का, तो फिर ह्रस्व संज्ञा भी नहीं है उनकी, ठीक है ना। तो इसलिए ह्रस्व विधान में वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। अब समाधाता कहता है कि अच्छा चलो आपने अतपर पक्ष में ये दोष दिखा दिया कि अतपर पक्ष में एचै ह्रस्वादेश सूत्र बनाना पड़ता है, ऐसा दिखाया ना आपने। लेकिन ननु च यस्यापि तपराणि तेनापि एतद् वक्तव्यम, जो ए ओंग ऐ औच में इन संध्यक्षरों को तपर कर देगा ना, माने तपर पक्ष को भी ले तो भी तेनापि एतद् वक्तव्यम, उस पक्ष वाले व्यक्ति के द्वारा भी ये एचै ह्रस्वादेश सूत्र वक्तव्य ही होगा, ये उनको भी रखना ही पड़ेगा। कैसे? इमौ एचौ समाहार वर्णौ, कह रहे हैं कि ये जो ऐच वर्ण है ये समाहार वर्ण है, मात्रा अवर्णस्य मात्रा इवर्णो वर्णयोः, इसमें एक मात्रा अवर्ण की मानी जाती है, एक मात्रा इवर्ण वर्ण की मानी जाती है। तो तयोर ह्रस्वादेश शासनेषु कदाचित अवर्णः स्यात् कदाचित इवर्णो वर्णौ, तो उनको जब ह्रस्वादेश करने लगेंगे तो कभी अवर्ण पाया करेगा, कभी इवर्णो वर्ण पाया करेंगे। माँ कदाचित अवर्णम भूत, और अवर्ण तो हमें कभी इष्ट नहीं है, ठीक है, अवर्ण इष्ट नहीं है, इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, एचै ह्रस्वादेश सूत्र कहना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या कहा समाधाता ने कि मान लो भले ही आपने तपर कर दिए, ठीक, ऐच के उदाहरण दिखा रहे हैं, अति री अति नु, ये है ना, इनका पूर्व रूप क्या है, अति रई अति नौ, उसको ह्रस्व करके अति री अति नु बनाते हो आप। तो अब ए ओंग ऐ औच में भले ही आपने मान लीजिए तपर कर दिया हो, तो भी समाधाता दिखा रहा है कि आपने तपर कर दिया। अब द्विमात्रिक एकार ओकार, द्विमात्रिक ऐकार औकार की ही अच संज्ञा है ना, उसके अतिरिक्त अन्य एक मात्रा वालों की या 3-4 मात्रा वालों की अच संज्ञा है नहीं। तो अब जैसे अति रई हमारी स्थिति है या अति नौ हमारी स्थिति है, समास करके ये समस्त पद आ गया है हमारे सामने, और अब इसको जो है वो ह्रस्व करना है हमें, है ना। ह्रस्व क्यों करना है? क्योंकि आगे जो है वो किसी कुल आदि को कह रहे हो ना आप, तो नपुंसक में ह्रस्व करना है आपको। क्या सूत्र है? गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य ह्रस्व, एक और सूत्र है ना वहीं पर, हाँ, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है, इसको ह्रस्व करना है। अतिरिकुलम अतिनुकुलम ऐसा बनाना है, कुल को अभिधान कर रहे हैं। तो अब जब ह्रस्व करना है तो ह्रस्व तो जो है अच्छी होते, माने आदेश रूप में हमारे पास ह्रस्व विहित है। आदिष्ट कौन होना है? स्थानी तो है हमारे पास ऐकार और औकार, और आदेश रूप में कौन से वर्ण आने चाहिए? ह्रस्व वर्ण। और ह्रस्व संज्ञा किनकी होगी? जिनकी अच संज्ञा है उन्हीं की होगी, ठीक है। तो चूंकि ये जो अर्ध एकार अर्ध ओकार है, ये तपरकरण वाले पक्ष में भी अच संज्ञा तो अच संज्ञक नहीं कहला पाए। क्यों नहीं कहला पाए? क्योंकि जो पढ़े हुए द्विमात्रिक उन्हीं की केवल अच संज्ञा है, एक मात्रिक या त्रिमात्रिक आदि की इस पक्ष में अच संज्ञा नहीं है। और जब अच संज्ञा नहीं है तो ह्रस्व संज्ञा भी उनकी नहीं है। उ कालोज्रस्व दुर्प्लुतः सूत्र से उनकी ह्रस्व संज्ञा भी नहीं है। तो जब हम अति रई अति नव को ह्रस्व विधान करने लगेंगे तो उपस्थित कौन होंगे हमारे पास आदेश के रूप में? अ, ई, उ, री, री, इतने 5 ही वर्ण उपस्थित होंगे, क्योंकि इन्हीं की ह्रस्व संज्ञा है, इन्हीं की अच संज्ञा भी है, इन्हीं की ह्रस्व संज्ञा भी है। जो एक मात्रिक एकार ओकार ऐकार औकार है वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे।
और जब वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो अब आपने तो कह दिया कि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, और साथ में आप एचैक ह्रस्वादेश सूत्र रख नहीं रहे, है ना, नहीं रख रहे ना। तो 5 आदेश प्राप्त हैं, अ ई उ रील री, इनमें से आपको स्थानांतरतमा के अनुसार निर्णय करके कोई ना कोई आदेश करना पड़ेगा। अब स्थानांतरतमा से कैसे निर्णय करोगे, क्योंकि आई में तो एक मात्रिक आकार भी है, एक मात्रिक इकार भी है, ऐसा मान्य है शिक्षा शास्त्रियों को, शिक्षाविदों को। इसी तरह से औकार में एक मात्रिक अवर्ण भी है और एक मात्रिक उवर्ण भी है। तो कैसे निश्चय करोगे, स्थानीय अंतरतमा के आधार पर केवल इकार उकार अपने आप से हो जाएंगे, ऐसा तो निर्णय नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों पक्षों में समान वो जा रहा है। अकार जो है वो आकार से भी मिलता है आधे भाग में वो इकार से भी मिलता है। औकार जो है वो, क्योंकि आप जो है वो स्थान के आधार पे ही निर्णय करोगे। स्थानीय अंतरतमा में हम ये देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा बलवान जो है वो स्थानकृत आंतर्य ही होता है। तो स्थानकृत आंतर्य के आधार पर ही निर्णय करना है, और स्थानकृत आंतर्य के आधार पर किसी एक आदेश का निर्णय नहीं हो पा रहा। अकार के स्थान पर अकार और इकार दोनों पाते, और औकार के स्थान पर अकार उकार दोनों पाते हैं। तो आपके अनुसार भी जब हम तपर करेंगे उस पक्ष में भी यदि हम एचैक ह्रस्वादेश को नहीं रखेंगे तो हमारे अति रई के स्थान पर एक बार अति र एक बार अति रि दो बनने लगेंगे प्रयोग, अति र कुलम अति रि कुलम। और अति नऊ के स्थान पर भी ऐसे ही अति न कुलम अति नु कुलम। अब ये जो अति र अति न है ये तो अनिष्ट प्रयोग है, ये तो नहीं चाहिए, है ना। इकार उकार वाले प्रयोग तो चाहिए लेकिन अकार वाले प्रयोग तो नहीं चाहिए। तो उनको हटाने का आपके पास क्या तरीका है, कोई तो तरीका नहीं है। आपके अनुसार भी जो है वो दोनों दो पाने लगेंगे, उसको हटाने के लिए आपको एचैक ह्रस्वादेश रखना ही पड़ेगा, ये समाधाता ने कहा। और तो जो बात दोनों पक्षों में आ रही हो उसको किसी एक पक्ष के दोष के रूप में नहीं दिखाया जाता। जैसे आपने दिखा दिया कि अतपर पक्ष में हमें एचैक ह्रस्वादेश करना पड़ेगा, जैसे कि तपर पक्ष में ना करना पड़ रहा हो। समाधाता ये कह रहे हैं कि तपर पक्ष में भी एचैक ह्रस्वादेश करना ही पड़ेगा। तो जो बात दोनों पक्षों में समान हो उसको किसी एक पक्ष के दोष या गुण के रूप में उद्धृत किया जाना ठीक नहीं है, न्याय्य नहीं है। फिर से देख लीजिए मूल पंक्तियां। जिज्ञासु ने कहा अतपर एचैक ह्रस्वादेश यद्यतपराणि एचैक ह्रस्वादेश इति वक्तव्यम्। समाधाता किं प्रयोजनं जिज्ञासु एंगो ह्रस्वादेश शासनेषु अर्ध एकार अर्ध ओकारो वा मा भूदिति। समाधाता ने कहा कि ये दोष तो तपर पक्ष में भी समान है। ननु च यस्यापि तपराणि तेनापि एतद् वक्तव्यम्। एतद् अर्थात एचैक ह्रस्वादेश इति सत्रम वक्तव्यमेव। क्यों? इमौ एचौ समाहार वर्णौ, ये जो ऐच वर्ण है ये समाहार वर्ण है। मात्रा वर्णस्य मात्रा इवर्णो वर्णयोः तयोर ह्रस्वादेशु शासनेषु कदाचिद् अवर्णः स्यात् कदाचिद् इवर्णो वर्णौ मा कदाचिद् अवर्णं भूदिति। ठीक है, ये जो ऐच है समाहार वर्ण है, उनमें एक मात्रा अवर्ण की है, एक मात्रा इवर्णो वर्ण की भी है। तो जब उनको ह्रस्वादेश शासन करेंगे तयोर ह्रस्वादेश शासनेषु कदाचिद् अवर्णः स्यात्, स्थानकृत आंतर्य के आधार पर कभी उनको पर्याय से होने लगेंगे, कभी अकार होने लगेगा कभी इकार होने लगेगा ऐकार के स्थान पर, और इसी तरह से औकार के स्थान पर कभी अकार होने लगेगा और कभी उकार होने लगेगा। तयोर ह्रस्वादेश शासनेषु कदाचिद् अवर्णः स्यात् कदाचिद् इवर्णो वर्णौ मा कदाचिद् अवर्णं भूदिति। लेकिन हमें चाहिए नहीं कभी भी अकार हो जाए, है ना। माँ कदाचित अवर्णम भूत, कभी भी अकार ना हुआ करे, इसके लिए हमें एचैक ह्रस्वादेश बनाना ही पड़ेगा। ठीक, प्रदीपकार को देखिए। सूत्रारंभम प्रति न कश्चित् विशेष इत्यर्थः। अतपरत्वे एचः इति वक्तव्यं, तपरत्वे तु ऐचः इति। ऐचोर विश्लिष्टावर्णत्वात् संश्लिष्टावर्णौ अर्धेकार अर्धोकारो न भवतः। अब व्याख्याकार थोड़ा और आगे चल रहे हैं, जो भाष्यकार मतलब उतना उसमें नहीं जा रहे। तो प्रदीपकार कहते हैं कि सूत्रारंभम प्रति न कश्चित् विशेष, मतलब सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा। एच को क्या ह्रस्व हुआ करे ये सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा। बस उसमें इतना अंतर है कि अतपर वाले पक्ष में हमें
जब हम तपर नहीं कर रहे तब हमें एच आई ह्रस्वादेश जैसे का जैसा है वैसे का वैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एच एकार ओकार के स्थान में एक मात्रिक एकार ओकार दिखाए थे, है ना। अभी तक भाष्यकार की ओर से ये बात नहीं आई है कि ये एक मात्रिक एकार ओकार होते नहीं है, ये तो हमने अलग से अभी विचार कर लिया। भाष्यकार की ओर से तो ये बात नहीं आई ना अभी तक कि एक मात्रिक एकार ओकार होते नहीं। तो यही मान रहे हैं कि एक मात्रिक एकार ओकार होने लगेंगे, उसको हटाने के लिए जो है वो, उसको हटाने के लिए हमें एच एक ह्रस्वादेश सूत्र बनाना चाहिए अतपर पक्ष में, ठीक है।